नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किन्स के मनी डिमांड थ्योरी की। किन्स की मनी डिमांड थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किन्स ने मनी डिमांड के किन प्रकारों की बात की, मोटिव्स की बात की, और मैं स्पेशली बात करूंगा कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या थी, सट्टेबाजी के लिए मुद्रा मांग क्या थी, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक हाई क्वालिटी के मटेरियल और वीडियो आपको अवेलेबल हो सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि किन्स की मनी डिमांड थ्योरी क्या है, जिसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, किन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात की। लिक्विडिटी का मतलब आप जानते हैं, मनी से हम लगाते हैं, और प्रेफरेंस का मतलब है अधिमान। तो आखिर में हम मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, इसके लिए किन्स ने बेसिकली कुछ मोटिव्स की बात की है। किन्स ने अपने थ्योरी में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी, जो 1936 में आई थी, उसमें 3 तरह की मोटिव्स की चर्चा की है। मतलब हम मुद्रा की मांग 3 प्रयोजनों के लिए करते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन से 3 वो मोटिव्स हैं, कौन से वो 3 प्रयोजन हैं जिसको किन्स ने बताया था। तो जो मोटिव फॉर डिमांड फॉर मनी है, जो मुद्रा के लिए जो मांग है, बेसिकली वो 3 प्रकार से होती है। पहले को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड या फिर ट्रांजेक्टिव मोटिव, लेन देन या फिर व्यापारिक उद्देश्य। दूसरा है प्रिकॉशनरी डिमांड, इसका मतलब है दूरदर्शिता की मांग या फिर प्रिकॉशनरी मोटिव। और तीसरा है स्पेकुलेटिव डिमांड, सट्टेबाजी उद्देश्य। इसका मतलब है किन्स के थ्योरी में जो हम मुद्रा की मांग करते हैं वो 3 प्रयोजनों से करते हैं, 3 उद्देश्यों से करते हैं, 3 मोटिव से करते हैं। पहला है प्रिकॉशनरी, पहला है ट्रांजेक्टिव मोटिव मतलब लेन देन उद्देश्य, दूसरा है प्रिकॉशनरी दूरदर्शिता, और तीसरा है स्पेकुलेटिव सट्टेबाजी। तो आइए हम समझते हैं तीनों को। पहला है ट्रांजेक्टिव डिमांड या फिर ट्रांजेक्शन डिमांड। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति हो चाहे वो फर्म हो, उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर की अगर आप टेंडेंसी देखेंगे तो आपको इनकम मंथली मिल सकती है, वीकली मिल सकती है, लेकिन खर्च अनवरत होता रहता है, प्रत्येक दिन होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति या फिर फर्म अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए मनी की डिमांड करती है। आप अगर स्कूल जाते हैं तो प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस चाहिए। कॉलेज जाते हैं, एक्सपेंसेस चाहिए। यूनिवर्सिटी जाते हैं, एक्सपेंसेस चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च चाहिए, आपको पेंसिल खरीदना पड़ सकता है, आपको किसी दिन पिज्जा खाना पड़ सकता है। तो प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आप डिमांड करेंगे। यह है लेन देन, ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ चीजों को खरीदते हैं। इसी तरह फर्में भी प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ चीजों को परचेज करेगी। जैसे मान लीजिए कि उनको लेबर का कास्ट बियर करना है, इसी तरह रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो एक वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है जो प्रत्येक दिन फर्मों को करनी पड़ती है। तो किन्स ने बताया, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे वो फर्म, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजैक्शन डिमांड, मतलब दिन प्रतिदिन के कार्यों को वहन करने के लिए कुछ खर्चे करें, इसलिए वो मनी की डिमांड करते हैं। किन्स का मानना है कि जो ये ट्रांजैक्शन मोटिव है, अगर इसको मान लीजिए हम मनी डिमांड फॉर टी मान लें, टी का मतलब ट्रांजैक्शन, तो ये होगा इनकम का फंक्शन। इनकम का फंक्शन का मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपके लिए जो ये मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्टिव मोटिव है वो भी ज्यादा होगी, और अगर आपकी इनकम कम है तो मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्टिव मोटिव कम होगी। कुल मिला जुला के आप जरा सोचिए, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं तो प्रत्येक जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, अलग अलग इनकम ग्रुप से आते हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो हो सके प्रत्येक दिन 1000 रुपीज लेके आते हैं ट्रांजेक्टिव मोटिव के लिए, और कोई 100 रुपया भी लेके आता होगा। तो कुल मिला जुला के जिसकी इनकम बहुत ज्यादा होगी उसकी जो मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्टिव मोटिव है वो ज्यादा होगी, और अगर इनकम कम होगी तो मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्टिव मोटिव कम होगी। तो कुल मिला जुला के किन्स का मानना है कि जो ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए मनी की डिमांड, चाहे वो व्यक्ति करे या फिर वो फर्म, दोनों के लिए ये आय के स्तर पर निर्भर करता है। आय का स्तर अगर ज्यादा होगा तो मनी डिमांड अधिक होगी, और आय का स्तर कम होगा इंडिविजुअल या फर्म का तो फिर कम होगी। देखिए, दूसरा जो मोटिव है वो प्रिकॉशनरी मोटिव है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दूरदर्शिता उद्देश्य कह सकते हैं या फिर आकस्मिक उद्देश्य कर सकते हैं। देखिए, हमारे दिन प्रतिदिन के खर्चों के अतिरिक्त हम लोग मनी की डिमांड प्रिकॉशन के उद्देश्य से भी करते हैं। कोई आकस्मिक बीमारी आ सकती है, किसी तरह का जो है सडनली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, सडनली जो है फॉर्म्स की डिमांड कम हो सकती है, या फिर जो है मशीनों में खराबी आ सकती है। तो कुछ आकस्मिक खर्चे होते हैं
जिसके लिए मनी की डिमांड प्रत्येक इंडिविजुअल या फर्म करती है। लाइक एग्जांपल, आप जब स्कूल जाते हैं तो मम्मी को पता होता है कि आपको खर्च सिर्फ 50 रुपए का है, लेकिन मम्मी 20 रुपए एक्स्ट्रा देती है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं कोई इमरजेंसी ना आ जाए। तो एक इमरजेंसी के लिए भी हम लोग मनी की डिमांड करते हैं, जिसे किन्स ने बहुत ही इंटेलिजेंटली प्रिकॉशनरी मोटिव कहा है। चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो फर्म, एक फर्म है उसको भी सडन खर्चे आ सकते हैं, सडन एक्सपेंसेज आ सकते हैं। हो सके कि कोई मशीन खराब हो जाए, हो सके किसी प्रोडक्ट की डिमांड एकाएक बंद हो जाए, तो सडनली आपको कुछ ऐसे कैपिटल की आवश्यकता होती है जो उसे फुलफिल कर सके। तो किन्स का मानना है कि जो दूसरा मोटिव है प्रिकॉशनरी मोटिव, इसके लिए अगर हम मान लीजिए कि बात करें कि मनी डिमांड फॉर पी, तो किन्स का मानना है कि मनी डिमांड फॉर पी आल्सो फंक्शन ऑफ वाई, मतलब ये भी आय का फलन है, आय का फलन है। प्रिकॉशनरी मोटिव में आप देखेंगे कि एमडीपी प्रिकॉशनरी मोटिव, अगर आपके पास इनकम ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगी, और अगर इनकम कम है तो ये भी कम होगी। इसका मतलब जैसे कि यहां पे पॉजिटिव रूप से इनकम से संबंधित है ट्रांजैक्शन डिमांड, इसी तरीके से पॉजिटिव रूप से आप देखिए प्रिकॉशनरी मोटिव भी संबंधित है इनकम से। अगर मान लीजिए कि मम्मी को पता है कि इस पूरे महीने का खर्च हमारा 15,000 रुपए है, तो 18,000 रुपए रखती है क्योंकि उसको पता है कि 3,000 रुपए एक इमरजेंसी फंड के लिए हमको मनी डिमांड करनी पड़ेगी। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, सडनली जो है फूफा जी आ सकते हैं और कुछ दिन तक रह जाए तो उनको अच्छे से खातिरदारी करनी पड़ेगी। तो तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं। इसी तरीके से दोस्तों फर्म के लिए भी होती है। तो कुल मिला जुला के चाहे आप मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव की बात करिए, चाहे मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करिए, दोनों ही इनकम का फलन। अगर हम मान लें कि एम डी टी और प्लस एम डी पी को L1 मान लें, हम L1 कहें तो L1 को हम लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ y, और यहां पे मैं बताऊंगा कि y अगर ज्यादा तो L1 ज्यादा और y कम तो L1 कम। इसका मतलब ये जो दोनों जो है बेसिकली डिपेंड करते हैं इनकम के ऊपर। चाहे मैं बात कर लूं ट्रांजैक्टिव मोटिव की, चाहे मैं प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करूं, दोनों ही जो मुद्रा की मांग है वो आय के स्तर पर निर्भर करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान चीज है। यहां से थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है जब मैं बात करूंगा स्पेकुलेटिव डिमांड या फिर स्पेकुलेटिव मोटिव की। देखिए किन्स की एक क्रिएटिव आइडिया था स्पेकुलेटिव डिमांड। किन्स ने एक बड़ा ही इंटेलिजेंट प्रश्न उठाया था कि प्रत्येक व्यक्ति ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव के अतिरिक्त मनी की डिमांड क्यों करे। आप देखिए किन्स के पोर्टफोलियो में सिर्फ दो ही एसेट्स है, या तो किन्स के वहां आप बॉन्ड में पैसा रख सकते हो या फिर मनी फॉर्म में रख सकते हो। अब जरा देखिए, अगर कोई व्यक्ति मनी के रूप में आइडियल मांग करता है, सिर्फ मनी को अपने पास रखता है, लिक्विडिटी को प्रेफरेंस करता है, तो आप जानते हैं मनी के ऊपर नो इंटरेस्ट, किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन फायदा यह होगा कि उसको बार बार जाके बैंक से निकालना नहीं पड़ेगा, उसको विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, तमाम तरह के वो झंझटों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बॉन्ड में पैसा लगाता है तो उसको दो तरह के फायदे, एक तो उसको अनवरत ब्याज मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर जो मिलेगा बॉन्ड के ऊपर, और साथ ही साथ बॉन्ड के ऊपर कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस मिलेगा। देखिए अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या है और कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस और इंटरेस्ट रेट, ये चीजें क्या बताना चाह रहे थे किन्स। और यहां से मैं बताऊं दोस्तों, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो बड़े कंसंट्रेशन से, बड़े ध्यान से, जो भगवान ने आपको क्षमता दी है, पूरे क्षमताओं से यहां से वीडियो को देखना शुरू करिए, तब आप जरूर समझ पाएंगे कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या थी। सबसे पहले मैं यहां पे ये बता दूं दोस्तों कि बॉन्ड प्राइस में और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के दर में जो संबंध होता है ये इनवर्स रिलेशन होता है। बॉन्ड के प्राइस में, जिसको हम बीपी कहें, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप आर कहिए, तो दोनों के बीच संबंध है वो विपरीत या इनवर्स संबंध है। विपरीत संबंध का मतलब क्या हुआ कि अगर ब्याज की दर ज्यादा होगी तो बॉन्ड की दोस्तों जो प्राइस होगी, बॉन्ड की जो प्राइस होगी ये जो है कम होगी। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी, इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो जो बॉन्ड की प्राइस होगी ये ज्यादा होगी। इसका मतलब ब्याज की दर और बॉन्ड के प्राइस में विपरीत संबंध होता है। देखिए इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, यहां पे मैं इस चीज को नहीं क्लियर करूंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा और जो मूल मुद्दा है उससे हम भटक जाएंगे। बस आप दोस्तों यहां समझिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बॉन्ड के प्राइस में, उन दोनों में जो निगेटिव रिलेशन है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तो बॉन्ड प्राइस कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो बॉन्ड प्राइस ज्यादा। अब देखिए किन्स ने कहा कि देखिए हम अपने, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पहले नोट करिए, फिर आगे चीजें समझ पे आएगी। देखिए किन्स ने कहा, बॉन्ड प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के संबंध के समझने के बाद समझिए, किन्स ने कहा देखिए हम अपने
पोर्टफोलियो को दो तरीके से रख सकते हैं, या तो मनी के फॉर्म में रख सकते हैं या फिर हम बॉन्ड के रूप में रख सकते हैं। अगर हम मनी के फॉर्म में रखें तो नो इंटरेस्ट, इसमें कोई मुझे लाभ नहीं होगा, लेकिन फायदा यह है कि मैं तमाम तरह के झंझटों से मुक्त हो जाऊंगा कि बार बार मुझे पैसा निकालना पड़ता है, विड्रॉ करना पड़ता है, ब्रोकर की फीस देनी है, इससे मैं, लेकिन मनी रखने में आपको घाटा क्या है कि आपको किसी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा। अगर हम बॉन्ड खरीदते हैं तो हमको एक स्थिर दर से रिटर्न्स मिलेगा, एक तो मुझे ब्याज मिलेगा और साथ ही साथ इस ब्याज के अतिरिक्त कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन हो सकता है जो पॉजिटिव होगा और कैपिटल लॉस हो सकता है हमको जो निगेटिव होगा। अब देखिए इसका मतलब जो बॉन्ड में जब हम लगाएंगे तो बॉन्ड में हमको क्या है, एक तो हमको ब्याज की दर मिलेगी ही मिलेगी और साथ में प्लस अगर मिलेगा तो कैपिटल गेन हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है और निगेटिव हो सकता है तो कैपिटल लॉस हो सकता है। अब पहले कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस को आप समझिए, तब आगे की चीजें आपको समझ में आएगी। दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी बॉन्ड को परचेज किया 500 रुपए में, 500 रुपए में मैंने बॉन्ड को इनिशियली परचेज किया और बॉन्ड की डिमांड ज्यादा हुई और बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ के हो गई 900 रुपया। तो जो मेरी सेल प्राइस होगी और जो परचेज प्राइस होगी, इन दोनों का अंतर मतलब 900 माइनस 500 रुपए, 400 रुपए जो मुझे मिला, इसको मैं कहूंगा कैपिटल गेन, सीजी, ये कैपिटल गेन है। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि 500 रुपए का मैं बॉन्ड खरीदूं और उसकी डिमांड कम हो और 300 रुपए में बिक जाए। तो यहां पे देखिए जो सेल प्राइस है वो तो 300 है, लेकिन परचेज प्राइस मेरा जो है वो 500 है। तो यहां पे आप देखिए जो मुझे कैपिटल लॉस होगा वो माइनस 200 रुपए होगा, क्योंकि अब मैं वहां पे इसको कहूंगा कैपिटल लॉस। तो बॉन्ड में थोड़ा सा रिस्क है, मनी में तो कोई रिस्क नहीं है, हम आइडियल रूप में मनी में रखे हैं, ब्याज नहीं दे रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है। बॉन्ड में एक तरीके से रिस्क है, हमको कैपिटल गेन हो सकता है, कैपिटल लॉस हो सकता है, लेकिन एक स्थिर दर से ब्याज मिलेगा। किन्स कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों के मन में कहीं ना कहीं सट्टेबाजी की प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति रिस्क लेना चाहता है और चाहता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ कैपिटल गेन मिले। लेकिन किन्स ये बात बिल्कुल स्पष्ट करते हैं दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो प्रेफरेंस देता है वो कैपिटल गेन का देता है। अगर किसी को लग रहा है कि कैपिटल गेन होगा मुझे आने वाले टाइम में, तो नो डाउट वो मनी को बॉन्ड में लगाएगा, मनी की लिक्विडिटी की जो डिमांड है वो कम करेगा। और लगता है अगर किसी व्यक्ति को कि कैपिटल लॉस होगा तो आइडियल रूप में मनी की डिमांड करेगा और जो है डिमांड नहीं करेगा बॉन्ड की। तो कुल मिला जुला के जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, इसको जरा समझिए आप लोग। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसे L2 मान लें, देखिए अब तक इन दोनों को हमने माना है L1 और मैंने बिल्कुल साफ कर दिया कि L1 इज द फंक्शन ऑफ y और यहां एक पॉजिटिव रिलेशन है, आए ज्यादा तो लिक्विडिटी फॉर जो है ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव डाटा। लेकिन यहां पे देखिए अगर हम मनी डिमांड फॉर एस निकालें, दिस इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ब्याज दर का फंक्शन है। और अगर ब्याज की दर ज्यादा तो मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्टिव मोटिव कम, और जो है इसमें जो संबंध है वो ऋणात्मक संबंध है। आइए इसको मैं आगे करता हूं। देखिए कब कैपिटल गेन कैपिटल लॉस होगा और कब कोई व्यक्ति पैसे को बॉन्ड में लगाएगा और कब कोई व्यक्ति नकदी की ज्यादा डिमांड करेगा। देखिए किन्स का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में, खूब ध्यान से आप समझिएगा बात को, प्रत्येक व्यक्तियों के मन में एक सामान्य ब्याज दर की धारणा होती है। प्रत्येक व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल के मन में क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक सामान्य नॉर्मल इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट होता है। इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए कि वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 8% है। देखिए सामान्य सी बात है, बड़ी ही किन्स जो बातें कहते थे बड़े व्यवहारिक। जैसे मान लीजिए प्रत्येक चीज के लिए आप एक नॉर्मलाइज का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, नॉर्मल प्राइस। जैसे मैं कहूं आपसे कि आप बताइए कि टमाटर का नॉर्मल प्राइस क्या है, तो आप बोलेंगे 30 रुपीज है। अगर 100 है तो आप कहेंगे ज्यादा हो गया और ये घट के 30 आएगा, और 10 टमाटर जारी में हो गया तो आप ये भी कहेंगे कि ये भी अब नॉर्मल है और फिर ये 30 की तरफ जाएगा। मतलब हमारे मन में आलू की, प्याज की, टमाटर की, घर की, सबकी रेंट देने जा रहे हैं, उसकी एक नॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट होता है। अगर ज्यादा है तो हम कहते हैं नॉर्मल के पास आएगा, कम है तो फिर कहते हैं नॉर्मल के पास आएगा। देखिए मान लीजिए प्रत्येक इंडिविजुअल के मन में किन्स कहते हैं एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट होता है कि सामान्य ब्याज दर क्या होगा। अगर मान लो कि तुम्हारा नॉर्मल इंटरेस्ट रेट हमारे माइंड में चल रहा है 8% और मार्केट जो इंटरेस्ट रेट है, मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो है 12% की, तो आप ये सोचोगे कि आने वाले फ्यूचर में ये 12% से घट के 8% पे आएगा, मतलब ब्याज दरें गिरेगी, ब्याज दर गिरेगी। अब देखिए क्या डिसीजन करेगा।
देखिए, जब ऐसा ये लगे कि आने वाले समय में ब्याज दर गिरेगी, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो इसका मतलब जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है तो बॉन्ड की जो प्राइस होगी वो लो होगी, तो हम मनी की डिमांड नहीं करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब ब्याज की दर 8% से घट के 8%, 12% से घट के 8% आ जाएगी, तो ऐसे में जो बॉन्ड की प्राइस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने कहा कि दोनों में विपरीत संबंध है। और जब बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगी तो हमको होगा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। अब बहुत ध्यान से समझिए, इसका मतलब जब मैं ये उम्मीद लगाऊं कि आने वाले समय में ब्याज की दरें दोस्तों गिरेगी, इसका मतलब अभी हाई है, तो मैं अपने पैसे को बॉन्ड में लगाऊंगा, और आने वाले समय में जब ब्याज दर गिरेंगी तो मेरे बॉन्ड की प्राइस हाई होगी और मुझे कैपिटल गेन होगा। तो इसका मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं पैसे को नगद रूप में न रख के बॉन्ड में रखूंगा, मेरी बॉन्ड की डिमांड कम होगी तो नगदी की मांग कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को, कई बार कंपटीशन में पूछा गया। इसका मतलब एट ए हाई, देखिएगा जो सेंटेंस में बोल रहा हूं नोट कर लीजिएगा, एट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ मनी विल बी हाई। मनी की जो अपॉर्चुनिटी कास्ट बहुत हाई होगी, और ऐसे में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी की डिमांड जो है बिल्कुल कम हो जाएगी और लोग बॉन्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका मतलब अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से ज्यादा मार्केट इंटरेस्ट रेट है तो ऐसे में बॉन्ड की खरीदारी ज्यादा होगी, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगी, और जो मनी की डिमांड हो जाएगी वो बिल्कुल कम हो जाएगी, नगद रूप में लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि मनी रखने पे आपको घाटा है, आप बहुत ज्यादा कैपिटल गेन से चूक जाएंगे। अब दूसरा समझिए, इस चीज को समझ गए हो तो फिर समझिए। मान लीजिए कि हमारे दिमाग में जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वो 8% का है, लेकिन जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो आ गया है 5% का। इसका मतलब ये बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होगा, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि ये 5% से बढ़ के फिर से 8% की तरफ जाएगा, मतलब हमारी ब्याज की दरें बढ़ेंगी। जब ब्याज की दरें बढ़ेंगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बॉन्ड की प्राइस हमारी कम हो जाएगी, और बॉन्ड की अगर प्राइस कम हो जाएगी तो हमको कैपिटल लॉस हो जाएगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा, मतलब मेरे 1000 का बॉन्ड 500 में बिक जाएगा। तो ऐसे में जब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ब्याज की दरें बढ़ेंगी तो पैसे को मैं मनी डिमांड को नगद रूप में करूंगा, नगदी की मांग ज्यादा होगी, नगदी की मांग ज्यादा होगी, मनी डिमांड बढ़ जाएगी, मांग ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, और बॉन्ड की मांग कम होगी। लिख लीजिएगा इसको, बॉन्ड की मांग कम होगी, बॉन्ड की मांग कम होगी, क्योंकि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मनी डिमांड, अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ मनी डिमांड विल बी लो। अगर ब्याज की दरें कम है तो आपको लगेगा कि कैपिटल मुझे लॉस हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, ब्याज की दरें बढ़ेंगी और बॉन्ड की प्राइसेस गिर जाएंगे और मेरा 1000 का बॉन्ड 600 में बिक जाएगा, मुझे हानि हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के जो किन्स का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दिमाग में एक सामान्य ब्याज दर की अवधारणा को लेकर चलता है। अगर सामान्य ब्याज दर से मार्केट की ब्याज दर बहुत ज्यादा है तो ऐसे में लोग बॉन्ड परचेज करेंगे, नकदी की डिमांड बिल्कुल कम करेंगे। दूसरे वाइस वर्सा, अगर आपको लगता है कि नॉर्मल ब्याज दर से बहुत कम इस समय ब्याज दर है तो एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में ब्याज की दरें बढ़ेंगी, और ब्याज की दरें बढ़ेंगी तो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएंगे और मुझे कैपिटल लॉस हो जाएगा, और इसलिए वो पैसे को अपने पास नगद रूप में रखेंगे, बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। किन्स यहां पे ये उत्तर दे रहे थे कि क्यों कोई व्यक्ति पैसे को नगद रूप में अपने पास रखता है, बॉन्ड नहीं खरीदता है, जो अब तक एक अनसॉल्व क्वेश्चन था कि आखिर में लोग पैसा क्यों रखेंगे। किन्स इसलिए कहते हैं कि लोग सट्टेबाजी नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि कैपिटल लॉस हो जाएगा, जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, मैंने बताया कि बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन कैपिटल लॉस उसको ओवररूल करेगा, आपको उससे ज्यादा जो है लॉस कर देगा। इसलिए जो है जब आप देखेंगे कि लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपको यह लगता है कि आने वाले समय में यह हाई होगा, तो आपको लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप जो है बॉन्ड की प्राइस भी ज्यादा होगी, आप बॉन्ड नहीं करेंगे और नकदी के रूप में रखेंगे। देखिए मैं बताऊं, जब किन्स की सिचुएशन चल रही थी, और मैं आपको एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं कि वर्ल्ड की ग्रेट डिप्रेशन में, तो ऐसे में फेडरल रिजर्व सिस्टम ने ब्याज दरों को बहुत घटा दिया था, लेकिन जो लोगों के मन में प्रत्याशा क्या थी कि उनको लग रहा था कि बैंक में मेरा पैसा सेफ नहीं है, बॉन्ड में, शेयर मार्केट में पैसा नहीं, और पूरा का पूरा लोग पैसा निकाल लिए थे, लोग बॉन्ड परचेज नहीं कर रहे थे, शेयर परचेज नहीं कर रहे थे। देखिए आज जो पेंडेमिक चल रहा है, आप जब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी जो आप देख रहे हैं जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, कई बार आपने घर में सुने होंगे कि पापा ने कहा होगा कि बैंक में भी पैसा नहीं सेफ है, बैंक कहीं डूब न जाए, तो लोगों के मन में क्या होगा कि बैंक से भी पैसा निकाल के अपने घर में रखो।
1930 के ग्रेट डिप्रेशन में जब अमेरिका के 1/3 बैंक डूब गए और शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, गिर गया, तो लोगों ने पैसे को अपने पास रखना शुरू किया, घर में रखना शुरू किया। वो ना तो बैंक में रखना चाहते थे, ना तो शेयर मार्केट में लगाना चाहते थे। ऐसे में किन्स ने लिक्विडिटी ट्रैप की अवधारणा दी, जो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। किन्स ने कहा कि एक्चुअली जो है लिक्विडिटी ट्रैप क्या है। देखिए, अगर मैं यहां पे आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करूं, फिर लिक्विडिटी ट्रैप पे आ रहा हूं। मैंने यहां से आपको यह बता दिया कि L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, और यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर मनी डिमांड, अगर मैं इसको मानूं मनी डिमांड फॉर S और इसको मैं L2 मान लूं, तो ये फंक्शन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो देखिए, जो मनी हमारी डिमांड हो गई, मनी डिमांड टोटल, अगर वो L हम मान लें, तो ये फंक्शन दो चीजों की हो गई, y और r की। इसका मतलब किन्स के अनुसार मनी की डिमांड दो चीजों के ऊपर निर्भर कर रहा है, एक आय के ऊपर, एक जो है ब्याज की दर के ऊपर। देखिए अंतर क्या है दोनों में। देखिए, जो मनी डिमांड जो होगा और ये इनकम वाला, ये पॉजिटिव रूप से संबंधित है। अगर हम DMD बटा DY निकालें तो ये आप पॉजिटिव देखेंगे, और अगर DMD बटा DR आप निकालें तो इसे निगेटिव देखेंगे। इसका मतलब आय के बढ़ने पे मुद्रा की मांग बढ़ेगी और ब्याज के दर बढ़ने पे मुद्रा की मांग घटेगी। मतलब ब्याज दर के साथ ये ऋणात्मक रूप से संबंधित है, इनकम के साथ ये धनात्मक रूप से संबंधित है। अगर इसे हम डायग्राम में खींचे, इसको बहुत अच्छे से आप समझ गए ना कि मनी डिमांड क्या होगी, L1 प्लस L2, मतलब इन तीनों को जोड़ दे तो मनी डिमांड टोटल L आ जाएगी। और चूंकि ये दोनों आय से संबंधित है और ब्याज दर से स्पेकुलेटिव डिमांड है, तो ये दोनों हो गए इसके फंक्शन y और r के राष्ट्रीय इनकम और ब्याज दर के। इनकम के साथ मनी डिमांड पॉजिटिव रूप से संबंधित है और ब्याज दरों के साथ ये निगेटिव रूप से संबंधित है। यहां तक अब देखिए, किन्स की जो मनी डिमांड की अगर हम तीनों को डायग्राम बनाएं तो आप उस कर्व को कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। और ये जो कर्व आता है, इसको जरा मैं बैक से खींच दूं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, तीनों को अगर जोड़ा जाए तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व आपको मिलता है। यहां पे हम ये सिचुएशन देखिए, यहां पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले रहे हैं और यहां पे मनी डिमांड को हम कर रहे हैं। आप देखिए, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 10% है तो मनी की डिमांड जो है कम होगी, यहां पे देखिए कम होगी। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के 6% हो गया तो देखिए मनी की डिमांड बढ़ जाएगी, M1 है, M2 है, और अगर ब्याज दर गिर जाए तो M3 है। आप देखिए जरा एक चीज यहां पे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप मान लीजिए 3% है और इस पे जो है मनी की डिमांड जो है बिल्कुल जो है यहां पे लोचदार हो गई, बिल्कुल इलास्टिक हो गई है, बिल्कुल इलास्टिक हो गई। इसका मतलब है इस लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों ने मनी को बिल्कुल अपने पास होल्ड करना शुरू किया। अनलिमिटेड डिमांड है, मतलब बैंक में पैसा नहीं रख रहे हैं, बांड में नहीं, अपने पास रख रहे हैं। जो कि 1930 में मैंने बताया कि जब बैंक डूबने लगे तो लोग पैसा घर में रखने लगे। तो बिल्कुल एट ए लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब लोगों की जो मनी की जो डिमांड है बिल्कुल जो है हॉरिजॉन्टल हो जाए, बिल्कुल अपने पास रखना शुरू कर दे और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके नीचे न जाए, तो इसी सिचुएशन को लिक्विडिटी ट्रैप कहा है किन्स ने। लिक्विडिटी ट्रैप, देखिए बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल। और ये तीसरा मंदी में देखा गया तरलता जाल। तरलता जाल क्या हो गया कि एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी डिमांड विल बी क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक निम्न ब्याज की दर पे जो मनी की डिमांड है परफेक्टली इलास्टिक हो गई, लोग अपने पास रखना चाहते हैं, बांड नहीं परचेज करना चाहते हैं, बैंक में नहीं रखना चाहते। तो पूर्णतः जब मांग जो हॉरिजॉन्टल हो गई, यहां पे इलास्टिक हो गई, सब लोग नगद रूप में पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपने समझा कि इस लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको सिर्फ कैपिटल लॉस होना है। तो लोग इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट है तो पैसा घर में रखें, बांड नहीं परचेज करेंगे। तो ये जो इलास्टिक जो आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक की जो सिचुएशन है दोस्तों, ये जो है हमारी लिक्विडिटी ट्रैप है, तरलता जाल है। ऐसे में किन्स ने कहा कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी यहां फेल हो जाएगी, क्योंकि ब्याज दर अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाओगे ब्याज दर घटेगी नहीं, और ऐसे में फिस्कल पॉलिसी एडॉप्ट करके ही लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। तो दोस्तों, जो किन्स की मनी डिमांड थ्योरी थी, बेसिकली मैंने आपको बताया कि 3 प्रयोजन थे, ट्रांजेक्टिव, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव डिमांड किन्स का एक क्रिएटिव आइडिया है, मौलिक है, जिसमें किन्स ने बहुत अच्छे से बताया है कि किसी के नामे में लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन क्यों आती है। तो यहां पे मनी डिमांड के तीनों जो मोटिव्स हैं उसको आप समझिए, इन इक्वेशंस को समझिए, लिक्विडिटी ट्रैप को समझिए। ये चीजें एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पूरे क्षमताओं को यूज करिए, समय का रिस्पेक्ट करिए, बड़ों का आदर करिए, माता पिता का सम्मान करिए।
अपने देश के लिए गौरव का मान रखिए। आप एक दिन विजयी होंगे, आप वो कर दिखाएंगे जिसके लिए आप वांछित हैं। अपने लक्ष्य पे आप जरूर पहुंचेंगे। लगे रहिए, दौड़िएगा मत, रुकिएगा मत, चलते रहिएगा, चलते रहिएगा। एक दिन विजयश्री आपके कदम चूम लेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।